हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर की मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की संभववादी विचारधारा के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम मानव भूगोल की जो नवनियतिवादी विचारधारा है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। नवनियतिवादी विचारधारा, तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा नियतिवादी विचारधारा के बारे में। नियतिवादी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि मानव और प्रकृति में प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। उसके बाद हमने पढ़ी संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा के अंतर्गत मानव और प्रकृति में मानव को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, नियतिवादी विचारधारा में हमने पढ़ा था कि मानव और प्रकृति में प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति मानव के ऊपर अपने प्रभाव डालती है और वह मानव है जो उस प्रभाव प्रकृति के जो प्रभाव पड़ते हैं वह उसको है अपने ना तो वह कम कर सकता है और ना ही उसको समाप्त कर सकता है। इसलिए उसने बताया, नियतिवादी जो विचारक उन्होंने बताया कि प्रकृति और मानव में केवल प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है और मानव है जो प्रकृति को नियमों को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा संभववादी विचारधारा। उसमें हमने पढ़ा कि मानव और प्रकृति में उसमें मानव को श्रेष्ठ बताया गया है और उसने बताया है कि प्रकृति है जो मानव के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, बल्कि प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव उन संभावनाओं को माने या ना माने वो मानव के ऊपर निर्भर करता है। मतलब प्रकृति है जो मानव को नियंत्रित नहीं कर सकती है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी जो नवनियतिवादी विचारधारा, यह जो विचारधारा है इन दोनों विचारधाराओं के एक मध्य का मार्ग है। ठीक है, इसमें ना तो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ना ही जो मानव है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, यह बल्कि इसमें बताया गया है कि मानव और प्रकृति के बीच में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए कि मानव है जो प्रकृति के सहयोग से अपने सारे क्रियाकलाप कर सके और प्रकृति भी मानव के ऊपर कोई भी नियम थोप नहीं सकती है। मतलब इस नवनियतिवादी विचारधारा के अंतर्गत यह जो विचारधारा है यह नियति और संभववादी के मध्य का मार्ग है। इसमें ना तो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और न ही इसमें मानव को प्रकृति पर विजेता माना गया है। ठीक है, मतलब ना तो जो प्रकृति है वह मानव को नियंत्रित कर सकती है और न ही मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त है। ठीक है, तो यह जो विचारधारा है इसके अंतर्गत बताया गया है कि मानव प्रकृति है जो मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन मानव को उन संभावनाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि मानव को संभावनाओं के बारे में पहले किसी भी कार्य करने के पहले कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले मानव को पहले रुकना चाहिए और उस संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए इस विचारधारा का एक अन्य नाम भी है रुको और जाओ। रुको और जाओ, इसका एक अन्य नाम भी दिया है रुको और जाओ। मतलब मानव को अपने कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई जो संभावनाएं हैं उनके बारे में रुककर एक बार सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसका जो नवनियतिवादी जो विचारधारा है उसका प्रसिद्ध स्टेटमेंट यही है कि रुको और जाओ। और यह जो विचारधारा है इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था टेलर महोदय ने, ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि प्रकृति के बारे में उन्होंने मानव के बारे में कहा था कि मानव को कोई भी कार्य करने से पहले प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। उसी को उन्होंने अन्य नाम दिया था रुको और जाओ। निश्चयवाद भी इस विचारधारा को हमें कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो पर्यावरणीय नियंत्रक की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरणीय जो नियंत्रण है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को भी नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, मतलब यह संभववाद और नियतिवाद के मध्य का एक मार्ग है। इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरणीय जो नियंत्रण है, मतलब पर्यावरण के द्वारा मानव के ऊपर जो कुछ नियंत्रण किए गए उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रकृति मानव को किसी भी कार्य करने के लिए बांध भी नहीं सकती है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है
मानव उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य संबंधों का उचित विश्लेषण इसी मध्यम मार्ग द्वारा संभव है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि दोनों प्रकृति और फिर मानव है, ये दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और इसके सामंजस्य के द्वारा ही सभी जो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप है वो मानव और प्रकृति के द्वारा आपस में सामंजस्य ही संभव हो सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अनेक जो अर्थशास्त्री है उन्होंने यह माना है कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अनेक जो अर्थशास्त्री उन्होंने माना है ये जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को देखते हुए प्रकृति में जो विद्यमान संसाधन है उन संसाधनों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन है उन संसाधनों का मानव के द्वारा उपयोग नहीं किया जाए। मानव उपयोग तो करेगा क्योंकि इसकी आवश्यकता है। ठीक है, मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावनाएं के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता। मनुष्य को पुनः जंगली पशु की अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है। ठीक है, परंतु हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करनी चाहिए जिसका नवीनीकरण प्राकृतिक या मानवीय रूप से अधिकाधिक संभव हो। इसलिए जो अर्थशास्त्री है उन्होंने बताया है कि प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों को मानव उपयोग तो करेगा, लेकिन उनका जो उपयोग है मानव को इस प्रकार से करना चाहिए कि उनका हम अधिक से अधिक उनका नवीनीकरण भी कर सके। जैसे मान लीजिए जो सौर शक्ति है, ठीक है, उसका ही मानव के द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इसका नवीनीकरण होता रहता है। ये एक ऐसी शक्ति है, बल्कि जो प्राचीन परंपरागत जो साधन है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका एक मानव के द्वारा सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये बताया है अर्थशास्त्रियों ने। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि भूगोलवेत्ता एवं अन्य पर्यावरणविदों की यह मान्यता है कि यह विश्व के एक अंतरिक्ष यान की भांति है, कि यह जो विश्व है वो एक अंतरिक्ष यान की भांति है जिसकी अर्थव्यवस्था भी अंतरिक्ष यान की सीमित सामग्री की तरह ही है। मतलब इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह भी एक अंतरिक्ष यान के लिए जो सीमित सामग्री होती है उसी सामग्री के द्वारा अंतरिक्ष यान चलता है, उसकी तरह सीमित है। मतलब असीमित कुछ भी नहीं है, उसी सीमित भोजन के आधार पर अंतरिक्ष यान को चलाना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी संसाधन सीमित है तथा उनका नवीनीकरण भी समय लेता है। मतलब उन्होंने बताया है कि उन्होंने पृथ्वी की तुलना एक अंतरिक्ष यान से की है। उन्होंने बताया कि जैसे अंतरिक्ष यान को चलने के लिए उसके पास एक सीमित संसाधन होते हैं, उसी के द्वारा अंतरिक्ष यान चल सकता है, उसी प्रकार पृथ्वी में भी कुछ संसाधन सीमित मात्रा में है और मानव को उन सीमित संसाधनों का जो दोहन है वो संरक्षण, उनको संसाधनों का जो दोहन है वो देख के चलना चाहिए कि जैसे जो नवीनीकरण संसाधन है, जैसे जिनका नवीनीकरण हो सकता है उन संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए और जो परंपरागत साधन है उनका उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि वो सीमित मात्रा में है और एक बार समाप्त होने के बाद उनका वापस से विकास नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखें तो भूगोलवेत्ताओं एवं अन्य पर्यावरणीय विदों की यह मान्यता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमने संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया तो मनुष्य प्रजाति उसी प्रकार विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार से डायनासोर आज विलुप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि हमें जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त जो संसाधन है उन संसाधनों का हमें सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हमने उन संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग नहीं किया तो मानव जो जाति है वो भी एक दिन उसी तरह से विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार से आज डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से मानव और प्रकृति को आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि टेलर महोदय ने बताया है कि मानव है वो मानव एक प्रकृति पर अपनी विजय कभी नहीं पा सकता है और प्रकृति भी मानव को नियंत्रित नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य है वह एक ट्रैफिक पुलिस की भांति है। ट्रैफिक टेलर ने मनुष्य की तुलना एक ट्रैफिक पुलिस से की है, ट्रैफिक पुलिस से। उन्होंने बताया है कि मनुष्य एक ट्रैफिक पुलिस की भांति है जो चौराहे के ऊपर खड़ा होकर जो वाहन आते हैं उन वाहनों को गति प्रदान करता है, बल्कि उनकी जो दिशा परिवर्तित वो नहीं कर सकता है, दिशा परिवर्तित
नहीं कर सकता है। ये किन्होंने बताया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने मानव की तुलना एक ट्रैफिक पुलिस से की है और उन्होंने बताया है कि जो ट्रैफिक पुलिस है, जो मानव है एक ट्रैफिक पुलिस की भांति है जो चौराहे के ऊपर खड़ा रहता है और जो चौराहे पर आने वाले साधनों को गति प्रदान करता है और न कि उसकी दिशा परिवर्तित करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो अपनी विचारधारा है नवनियतिवादी विचारधारा, इसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें ना तो मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ना ही पर्यावरण को, प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की बात कही है और कहा गया है कि प्रकृति है जो मानव के ऊपर अपने प्रभाव डालती है, अब कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन मानव को उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, उसके संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये जो हमारी विचारधारा है वह नवनियतिवादी जो संभववाद और नियतिवाद के मध्य का एक मार्ग है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने इस विचारधारा के बारे में पढ़ा है और हमारा वीडियो आज यही समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।